जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। और इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि ज्योग्राफी में अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है क्लाइमेट। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले वाले 2 चैप्टर्स में हमने बात की, एक तो लैंडफॉर्म्स के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा ड्रेनेज के बारे में। किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से समझने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। एक बेसिक एलिमेंट है लैंडफॉर्म, दूसरा बेसिक एलिमेंट है ड्रेनेज। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरा बेसिक एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही अल्टीमेटली क्लाइमेट को फॉर्म करती हैं। इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में आज अपने को इस चैप्टर में बातचीत करनी है। आपने 2 टर्म्स आमतौर पर सुने होंगे, एक होता है क्लाइमेट और दूसरा होता है वेदर। क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है? वेदर की अगर बात करें तो बहुत सिंपल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एरिया की एटमॉस्फेरिक स्टेट कैसी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, उसको बुलाया जाता है वेदर। फॉर एग्जांपल, आप जहाँ भी बैठे हो सकता है अभी वहाँ पे बहुत तेज़ धूप निकल रही हो, आधे घंटे बाद हो सकता है बारिश होने लग जाए, 1 घंटे बाद हो सकता है तेज़ आंधी चलने लग जाए। ये जो एटमॉस्फेयर की स्टेट में वेरिएशन देखने को मिल रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बुलाया जाता है वेदर। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी लार्ज एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से लगभग पिछले 30-35 साल से वेदर कंडीशंस कैसी रही हैं, वेदर के वेरिएशंस कैसे रहे हैं, उसका सम टोटल, या फिर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो उसका पैटर्न, उसको बुलाया जाता है क्लाइमेट। डे टू डे बेसिस पे, आवरली बेसिस पे जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक स्टेट में, उसको बुलाया जाता है वेदर। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-35 साल से किसी एरिया के अंदर वेदर कंडीशंस कैसी रही हैं, वेदर का वेरिएशन कैसा रहा है, उसके पैटर्न को अपन बुलाते हैं क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमें पता है ना कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने विंटर सीजन होता है, मतलब सर्दी होती है। हमें पता है ना जून, जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक रेनी सीजन होता है, बारिश होती है। हमें पता है ना कि अप्रैल में गर्मी पड़ती है। ये कैसे पता चला हमें कि इस महीने में ये होने वाला है? ये हमें पता चला जब हमने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदर कंडीशंस को, वेदर वेरिएशंस को स्टडी किया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। होपफुली वेदर और क्लाइमेट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। अब वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक है टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है विंड, चौथा है ह्यूमिडिटी और 5वां है प्रेसिपिटेशन। वेदर और क्लाइमेट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक है टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है विंड, चौथा है ह्यूमिडिटी और 5वां है प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। डे टू डे बेसिस पे, आवरली बेसिस पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको बोलते हैं अपन वेदर। जब इन्हीं वेदर कंडीशंस को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया जाए और एक जनरलाइज्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी की जाए, एक पैटर्न डेवलप कर लिया जाए, तो उसको अपन बुला देते हैं क्लाइमेट। और इसी जनरलाइज्ड स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पे हम पूरे साल को सीजन्स में डिवाइड करते हैं कि इस महीने में विंटर सीजन होगा, इस महीने में समर सीजन होगा, इस महीने में रेनी सीजन होगा। बेसिक आइडिया वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो डे टू डे बेसिस पे या जो आवरली बेसिस पे चेंज देखने को मिल रहा है ओवर एन एरिया, उसको अपन बुला देते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या है? जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-35 साल के लिए वेदर कंडीशंस को, वेदर वेरिएशंस को स्टडी किया जाए ओवर अ लार्ज एरिया, तो एक जो जनरल पैटर्न इमर्ज होता है उसको अपन बोल देते हैं क्लाइमेट। और ये जो जनरल पैटर्न है, ये जो जनरलाइज स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इसी के बेसिस पे दुनिया भर को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये क्लाइमेटिक रीजन्स क्या होते हैं, किन क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को, उस सब के बारे में बातचीत अपन आगे बड़ी क्लासेस में करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब इससे 2 सवाल आते हैं, एक तो ये मॉनसून क्या होता है, और दूसरा इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहा जा रहा है। पहला आंसर बड़ा सिंपल है, मॉनसून क्या होता है? एक तो ये जो टर्म है मॉनसून, ये एक अरेबिक टर्म मौसम से बना है
और मौसम का लिटरली मीनिंग होता है सीज़न। हिंदी में चलता है मौसम, वैसे ही अरबिक में चलता है मौसम। मौसम का मतलब होता है सीज़न, और इसी मौसम से बना है मॉनसून। और मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में जो मॉनसून आता है, साल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब हमारे कंट्री में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंटर करती हैं, और साल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वापस चली जाती हैं। ये जो विंड्स का आना है और वापस जाना है, ये जो सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन है, इसी को अपन बोल देते हैं मॉनसून। ये विंड्स कब आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे अपन इसी चैप्टर में। फिलहाल के लिए मॉनसून का मतलब क्या है? मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। और दूसरा सवाल क्या था कि इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहा जाता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर किया जाए तो एक तो हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है मॉनसून से, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, खासकर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वो डिपेंडेंट है इस मॉनसून के ऊपर, बिकॉज ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो इसी साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होती है हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी हमारे कंट्री की इस मॉनसून पर डिपेंड करती है। तीसरा कल्चरल रीज़न है, हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो इस मॉनसून के इर्द गिर्द घूमते हैं। भाई, फसल के हार्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं हमारे त्यौहार, फसल की बुवाई कब हो रही है उससे रिलेटेड होते हैं हमारे त्यौहार, और ये फसल का हार्वेस्ट, फसल की बुवाई, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, वो सब मॉनसून पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बुला देते हैं। ये जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये एशिया में, साउथ एशिया में देखने को मिलता है और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। साउथ एशिया में कौन कौन से रीजन्स आते हैं? पाकिस्तान वाला रीजन है, इंडिया वाला रीजन है, बांग्लादेश वाला रीजन है, ये सब आते हैं साउथ एशिया में। और फिर इधर बर्मा अगर देखोगे, वियतनाम अगर देखोगे, लाओस अगर देखोगे, थाईलैंड अगर देखोगे, इधर फिर इंडोनेशिया अगर देखोगे, ये पूरा जो रीजन है ये आता है साउथ ईस्ट एशिया में। मैप लो, खोलो, एटलस में देखो, ये सारे रीजन्स आपको दिखेंगे। अच्छा, आम तौर पे तो एक जनरल पैटर्न है हमारे कंट्री में सीजन्स का। हमें पता है कि कौन से महीने में विंटर होने वाली है, हमें पता है कि कौन से महीने में रेनी सीजन होने वाला है, हमें पता है कि कौन से महीने में समर सीजन होने वाला है। एक जनरल पैटर्न है, एक ओवरऑल यूनिटी है। लेकिन इस ओवरऑल यूनिटी के बावजूद हमारे कंट्री में रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में और प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो टेम्परेचर के केस में अगर देखें तो इन जनरल यूनिटी है कि भाई समर के महीने कौन से हैं, लेकिन समर के महीनों में भी टेम्परेचर में रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान के डेजर्ट में समर्स के दौरान टेम्परेचर होता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इन्हीं समर्स में अगर जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस। कहने के लिए तो पूरे इंडिया में समर सीजन है, लेकिन रीजनल वेरिएशन देखने को मिल रही है टेम्परेचर में। राजस्थान के डेजर्ट में टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, और वहीं सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में टेम्परेचर कितना है? सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही विंटर्स में अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में विंटर्स में टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेल्सियस। वहीं साउथ इंडिया में त्रिवेंद्रपुरम में अगर देखोगे तो टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस। 50-55 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। हाई लेवल का रीजनल वेरिएशन है, और रीजनल वेरिएशन के साथ साथ ड्यूरेनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है। विद इन दी डे एंड नाइट वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान के डेजर्ट में चले जाओगे, थार डेजर्ट में चले जाओगे, तो दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में वही टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर जाओगे अंडमान एंड निकोबार में, जाओगे केरला में, जाओगे कोस्टल स्टेट्स में, तो वहाँ पे डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग सेम रहता है। अच्छा, कोस्टल स्टेट्स में ये जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर है या जो समर्स एंड विंटर्स का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं देखने को मिलता? उसका एक रीज़न है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन।
मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। और ये मॉडरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको अगर बहुत सिंपल तौर पे समझें तो दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक सुना होगा आपने लैंड ब्रीज और दूसरा सुना होगा सी ब्रीज। दोनों क्या होते हैं, दो तीन रूल्स हमने पहले पढ़े हुए हैं। एक रूल क्या था कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तीसरा हमने पढ़ा था कि लैंड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। ये तीनों लॉज मान लो या ये कह लो कि एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होंगे। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि ये कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में दिन का टाइम है, डे का टाइम है, डे का टाइम है। अपने को ये पता है कि लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब पानी कम गर्म है, लैंड ज़्यादा गर्म है। लैंड ज़्यादा गर्म है तो हॉट एयर, लैंड के ऊपर जो हॉट एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। वो अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे बनेगा क्या, लो प्रेशर। इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर वाटर पे देखोगे तो हवा जो है वो ठंडी है, मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर। हवा दिन में सी के ऊपर से फ्लो करेगी और लैंड तक जाएगी और कुछ ऐसी साइकिल बनेगी, कुछ ऐसी साइकिल बनेगी। मतलब दिन में सी के ऊपर जो ठंडी हवा है वो लैंड के ऊपर आ रही है और टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। लेकिन नाइट में उल्टा हो जाएगा। नाइट में उल्टा क्यों होगा, बिकॉज लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। अब रात के टाइम में लैंड हो गई ठंडी जल्दी। अब हॉट एयर किसके ऊपर है, पानी के ऊपर है, और हॉट एयर राइजेज अप, जहाँ से एयर राइज कर रही है वहाँ बन रहा है लो प्रेशर। इसके कॉम्प्लीमेंट्री हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा, लैंड के ऊपर बनेगा। और अब जो एयर है वो लैंड से फ्लो करेगी। ये जो सी से फ्लो कर रही थी एयर दिन के टाइम पे, इसको बुलाया जाता है सी ब्रीज। क्या बुलाया जाता है, सी ब्रीज, या फिर इसको ऑनशोर विंड्स भी बुला देते हैं। और ये जो लैंड से फ्लो कर रही है एयर, इसको बुलाया जाता है लैंड ब्रीज। क्या बुलाया जाता है, लैंड ब्रीज, या फिर इसको ऑफशोर विंड्स भी बुला देते हैं। ये जो मूवमेंट है एयर का सी ब्रीज की वजह से, लैंड ब्रीज की वजह से, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लक्चुएट करता है इन कोस्टल एरियाज में। और इसीलिए डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, बिकॉज दिन में ठंडी हवा आ जाती है और रात में उल्टा हो जाता है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। अपन वापस आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक जनरल यूनिटी है, एक जनरल पैटर्न है क्लाइमेटिक कंडीशंस का, लेकिन उसके बावजूद रीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है, उसके बावजूद ड्यूरेनल वेरिएशन देखने को मिलती है। और ये जो रीजनल वेरिएशन है, ये जो ड्यूरेनल वेरिएशन है, इसको हमने टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया। वहीं अगर बात की जाए प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो प्रेसिपिटेशन का जो वेरिएशन है वो फॉर्म के बेसिस पे है, वो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है, वो अमाउंट के बेसिस पे है, वो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है। जैसे फॉर्म्स की अगर बात करें तो हिमालयाज के ऊपर स्नोफॉल होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो मेघालय जैसे एरिया में एनुअल प्रेसिपिटेशन इज मोर देन 400 सेंटीमीटर, लेकिन लद्दाख और राजस्थान के डेजर्ट में एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। सोचो कितना वेरिएशन है। फिर अगर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर भी देखें तो साल में जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है हमारे कंट्री में वो होती है जून से लेकर सितंबर के महीने में, लेकिन तमिलनाडु के कोस्ट पे अगर देखोगे तो वहाँ पे रेनफॉल होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ये तमिलनाडु के कोस्ट पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में रेनफॉल क्यों होती है और बाकी कंट्री में रेनफॉल जून से लेकर सितंबर के बीच में क्यों होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इन जनरल अपन ये कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस हैं वो बेहद कम देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कोस्टल एरियाज में जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं टेम्परेचर के वो भी कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी होता है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे हम कंट्री के अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे, इसको बोल देते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो अपने को ये देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
जैसे यूपी में आ जाओ, बिहार में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होगा, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, सीजनल वेरिएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, रेनफॉल की अगर बात की जाए तो रेनफॉल का एक जनरल पैटर्न है कि वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, नदर्न प्लेन्स में ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ डिक्रीज होती है, कम होती है। इसको भी अपन आगे चलते हुए इसी चैप्टर में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2-3 चीज़ें अपने को समझनी है। एक तो अपने को क्या समझना है, एक तो ये समझना है कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो जून से लेकर सितंबर के महीने में होती है, बट तमिलनाडु के कोस्ट पे जो रेनफॉल होती है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको अपन समझेंगे। दूसरा, रेनफॉल का एक जनरल पैटर्न है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जैसे अपन जाएंगे रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती है उसको भी अपन समझेंगे। इन जनरल अपन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जनरल यूनिटी है, एक जनरल पैटर्न है हमारे सीजन्स का, लेकिन उसके बावजूद रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, उसके बावजूद ड्यूरेनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब अपन बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। किसी भी जगह के क्लाइमेट के ऊपर 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं। कौन कौन से 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं? एक है लैटिट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी, पांचवा है ओशन करंट्स और छठवा है रिलीफ फीचर्स। पहला क्या है? लैटिट्यूड है। इसको अगर समझना है तो देखो, अपने को ये पता है कि मान लेते हैं कि ये अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। अब कोई जगह इक्वेटर से जितना ज़्यादा दूर लोकेटेड होगी वहाँ पे उतना कम टेम्परेचर होगा। जैसे पोल्स पे बिल्कुल माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहता है। तो किस लैटिट्यूड पे कोई जगह लोकेटेड है उसके हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। एक जनरल पैटर्न क्या है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दूसरा कंट्रोल क्या है? ऑल्टीट्यूड। ये भी अपने को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर लेस डेंस होता जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर कोई जगह हिल के ऊपर लोकेटेड है वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा। तीसरा कंट्रोल क्या है? प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इस प्रेशर एंड विंड सिस्टम को अपन डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि किसी भी लैटिट्यूड, किसी भी ऑल्टीट्यूड का जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, वो इस प्रेशर और विंड सिस्टम की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। चौथा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अभी अपन ने देखा यहाँ थोड़ी देर पहले ही कि जैसे जैसे कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे अपन, कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करते जाएंगे, कॉन्टिनेंटैलिटी जिसे बोलते हैं, जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे ये जो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है ये कम होता जाएगा। और वही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑल्सो डिक्रीजेज and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality. Continentality का मतलब कि कोस्टल एरिया से दूर कॉन्टिनेंट के बीच में आपको क्लाइमेट के फ्लक्चुएशंस, आपको टेम्परेचर के ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा गर्म समर्स होंगी और ज़्यादा ठंडी विंटर्स होंगी, कोस्टल एरियाज पर उतना नहीं होता है। फिर पांचवा क्लाइमेटिक कंट्रोल है ओशन करंट्स। इन ओशन करंट्स को समझने के लिए भी अपन एक इमेज देख लेते हैं। देखो होता क्या है, जनरल पैटर्न ये है कि ओशन का जितना भी पानी है वो सर्कुलेशन में रहता है, वो मूवमेंट में रहता है, घूमता रहता है। और जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर अपने को डेवलप करनी है तो सोच के देखो कि इक्वेटर से पानी ने चलने की शुरुआत करी और वो पोल्स की तरफ जा रहा है। इक्वेटर से पानी चल के आ रहा है मतलब पानी गर्म होगा, पोल्स में जा रहा है, पोल्स वाले एरिया में जा रहा है, पोल्स जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है जो कि ठंडी जगह होती है। अब उस ठंडे पानी में जाके इक्वेटर का गर्म पानी मिलेगा तो कुछ तो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। वैसे ही उल्टा कर लो कि कोई वाटर ऐसा है जो पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रहा है। अब पोल्स पे से पानी आ रहा है तो ठंडा होगा, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो ठंडा पानी जब गर्म पानी में आके मिलेगा तो इक्वेटर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेगा।
और यही बेसिक आइडिया है। ये जितने रेड कलर में करंट्स दिखाए गए हैं इनको अपन बोलते हैं वार्म करंट्स, और ये जितने भी ब्लू कलर में करंट्स दिखाए गए हैं इनको अपन बोलते हैं कोल्ड करंट्स। ये कोल्ड करंट्स का मतलब पोलर रीजन से पानी चल के आ रहा है और इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, और वार्म करंट्स का मतलब इक्वेटर से पानी चल के आ रहा है और पोल्स की तरफ जा रहा है। इन करंट्स के बारे में बातचीत अपन और डिटेल में करेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि ओशन करंट्स भी क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। दे आर वन ऑफ द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ओशन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स, और ये ऑनशोर विंड्स भी अपन ने अभी समझी हैं। देखो ये अपन ने पढ़ा था ना सी ब्रीज, ये जो सी ब्रीज है इनको ऑनशोर विंड्स भी बुलाया जाता है। तो ओशन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ये। जैसे कोस्टल एरियाज में वार्म करंट आ रहा है या कोल्ड करंट आ रहा है, उसके हिसाब से विंड्स इंपैक्ट होती हैं, उसके हिसाब से कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो इंपैक्ट होता है। और फिर फाइनल क्लाइमेटिक कंट्रोल है रिलीफ। किसी जगह का रिलीफ कैसा है, किसी जगह की शेप कैसी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, या इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है। अब साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं विंटर में, वो कोल्ड विंड्स हमारे हिमालयाज ब्लॉक कर देते हैं और इंडिया में वो विंड्स एंटर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो उतनी सीवियर नहीं होती हैं। अगर ये साइबेरिया की कोल्ड विंड्स हमारे कंट्री तक पहुँच पाती, हिमालयाज अगर बीच में नहीं होते, तो हमारे यहाँ पे विंटर्स बेहद सीवियर होती, मतलब सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना सीवियर विंटर्स हो जाती। लेकिन हिमालयाज जो हैं वो बैरियर का काम करते हैं। तो ये जितने भी हाई माउंटेन्स हैं दे एक्ट एज बैरियर फॉर द कोल्ड और हॉट विंड्स। ये जो माउंटेन्स होते हैं इनका रेनफॉल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अपन ने पढ़ा है ना कि कोई विंड आ रही है जिसमें खूब सारा मॉइस्चर है, अब कोई बैरियर आ गया, कोई माउंटेन आ गया रास्ते में, ये विंड आगे जा नहीं सकती है। ये क्या करेगी, इसके स्लोप के ऊपर राइज करने की शुरुआत कर देगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर कंडेंस हो जाएगी, अल्टीमेटली बारिश कर देगी। ये होता है वेस्टर्न घाट्स हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के रास्ते में आते हैं। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर राइज करती हैं, ऊपर जाके कंडेंस हो जाती हैं, और वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल प्लेन्स के बीच में खूब सारी बारिश होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है कि देखो विंड्स आ रही हैं इधर से, ये विंड्स ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं, यहाँ पे जाके कंडेंस हो रही हैं, इस साइड में खूब सारी बारिश हो रही है। लेकिन माउंटेन की ये जो दूसरी साइड है वहाँ पे फिर बारिश नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे विंड्स पहुँच ही नहीं पा रही हैं। विंड सारी यहीं की यहीं राइज करके यहीं की यहीं कंडेंस होकर यहीं की यहीं पूरी बारिश हो गई। ये जो दूसरी साइड है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और इस दूसरी साइड को बुलाया जाता है लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ये जो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन होती है ये रिलेटिवली ड्राई रहती है। देखो अभी तक अपन ने बहुत बेसिक बातचीत की है। एक तो हमने क्या पढ़ा, वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पढ़ा। दूसरा हमने ये देखा कि हमारे इंडियन क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। एक जनरल यूनिटी, एक जनरल पैटर्न है हमारे क्लाइमेट में, लेकिन उसके बावजूद रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, और उसके बावजूद ड्यूरेनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। और ये हमने टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया, प्रेसिपिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया। फिर हमने बात की क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। पहला क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या है, लैटिट्यूड। दूसरा क्या है, ऑल्टीट्यूड। तीसरा क्या है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। चौथा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। पांचवा क्या है, ओशन करंट्स। और छठवा क्या है, रिलीफ फीचर्स। ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड अपने को समझ में आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी अपने को समझ में आता है, ओशन करंट्स अपन ने देख लिया, रिलीफ फीचर के बारे में हमने बात कर ली। एक रह गया है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसको अपन समझेंगे, ढंग से समझेंगे जैसे जैसे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। रिलीफ में एक जो नई चीज़ अपन ने पढ़ी वो ये पढ़ी कि नो डाउट माउंटेन जो है वो बैरियर का काम करता है। रेन बियरिंग विंड्स जो होती हैं, जैसे हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, वो आती हैं माउंटेन से टकराती हैं, स्लोप के ऊपर राइज करती हैं, कंडेंस होती हैं, बारिश करती हैं। तो मतलब जिस साइड में विंड्स टकरा रही हैं और राइज कर रही हैं उस साइड में तो खूब सारी बारिश होती है। लेकिन जो दूसरी साइड है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, बिकॉज विंड्स नहीं पहुँच पा रही हैं। ये जो दूसरी साइड है जो कि रिलेटिवली ड्राई होती है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उस दूसरी साइड को बुलाया जाता है लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। क्या बुलाया जाता है, लीवर्ड साइड बुलाया जाता है। इसके बाद बात की गई है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, और ये जो टॉपिक है और इसके आगे इंडियन मॉनसून की जो बातचीत की गई है वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो उसको अपन अलग सेशन में रिकॉर्ड करेंगे। आज की बातचीत हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये तो ईजी था सारा सब कुछ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके बता देना। और जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।